ओके, सो डिजिटल पहल में हम थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सेशन में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले देखिए, पहला इसका बेनिफिट है इंक्रीज्ड एक्सेस टू एजुकेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर आप लोगों के पास डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, अगर आप लोग डिजिटल फील्ड में हो, ठीक है, यानी कि आप लोग अगर आईसीटी, कंप्यूटर्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप लोग इजीली एजुकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, शिक्षा तक आपकी पहुंच बढ़ सकती है। अब आप में से जैसे बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि शायद अपने सेट या नेट एग्जाम की कोचिंग के लिए घर से बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर पाते, कि घर से बाहर जाएँगे, फीस तो चलो देनी है, रहने का अलग से खर्चा हो जाता, अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। तो ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है, हम बोलेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस की एक सुविधा हमारे पास है, कि घर बैठे आप लोगों को अच्छे से अच्छा कोर्स, अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ओके? वैसे ही इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लर्निंग, सीखने की गुणवत्ता में सुधार। सो डिजिटल इनिशिएटिव्स ये कोशिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो जुड़े हुए हैं, कि स्टूडेंट्स को एक बेस्ट लेवल पर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि उनको जिस पर्पस से जो उनका टारगेट है वो उसको इजीली अचीव कर सके। अगला है ग्रेटर अफोर्डेबिलिटी, यानी कि अधिक सामर्थ्य, अफोर्डेबल होता है। ठीक है, जो लोग फीस नहीं दे सकते या बहुत सारी बुक्स नहीं खरीद सकते, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें एक साथ मिल सकती हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी कि बढ़ी हुई कार्य क्षमता भी इसमें आती है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ अब देखते हैं पहला इनिशिएटिव क्या है। सो पहले इनिशिएटिव का नाम है NMEICT। आईसीटी का मतलब तो सबको पता है, क्या होता है? हमारे पेपर 1 में आईसीटी नाम की एक यूनिट भी है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईसीटी ये वही वाला आईसीटी है। अब एनएमई का मतलब है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, ये एक सरकार के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा फेमस पहल जो है वो लाई गई थी। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म तो एज इट इज पूछी ही जाएगी। नोट कर ली सबने? अब देखिए, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, इसको रट्टा नहीं मारना है, इसके नाम से ही आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? इसके नाम से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये एजुकेशन से रिलेटेड एक ऐसा मिशन है, जिसमें कि सरकार बोल रही है कि आईसीटी, आईसीटी के अंदर आ जाते हैं आपके कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो भी मतलब इंटरनेट, ये वो चीजें जो आती हैं वो सब आपकी आईसीटी के अंदर आ जाती है। तो इसमें यही बोला गया है कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए आईसीटी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सब चीजों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, आगे इसमें लिखा हुआ है, कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो साथ में जरूर पूछते रहिएगा, ताकि फिर साथ साथ में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ओके, द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एग्जाम में आ सकता है कि क्या ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो बिल्कुल है। इनको लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए, मैंने आपको शायद, आप सब अब रट्टा मार चुके हैं, याद रख चुके हैं, ये चीज समझ चुके हैं कि जहां पर भी अभी आपको ये टर्म एमएचआरडी दिख रही है, उसकी जगह क्या हो जाएगा? एमओई हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्योंकि हो सकता है जहां से ये डेटा मैं लाई हूं उस वेबसाइट पर ये अपडेट ना हुआ हो, तो आपने खुद से इसको अपडेट कर देना है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का अभी नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। सो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। कब किया था? 2009 में किया गया था इसको लॉन्च। ओके, अच्छा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड को केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देखते रहिए, बहुत आसान भाषा में चीजें मैंने समझाने की कोशिश की हुई है। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में इस इनिशिएटिव को लिया था, जो ये बोलता है कि हर फील्ड में एजुकेशन की, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड है, चाहे वो लर्निंग से रिलेटेड है, हर फील्ड में आईसीटी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे टीचिंग लर्निंग को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है।
ठीक है, एंड इट इज स्पेशली मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द लर्नर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन एनी टाइम एनीवेयर मोड। सो ये भी पूछा जा सकता है कि इस मिशन का मेजर फोकस किस चीज पे था, तो इसका मेजर फोकस था कि लर्नर्स जो है हायर एजुकेशन वाले वो एनी टाइम एनीवेयर मोड को फॉलो करें, यानी कि वो कभी भी कहीं से भी पढ़ाई कर सकते थे, कभी भी कहीं से भी अच्छे से अच्छे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमें बताता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। ओके, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। पहला सवाल जो एग्जाम में आता है, रिसेंटली आपका यूजीसी नेट एग्जाम हुआ था, आपका वेस्ट बंगाल सेट का एग्जाम हुआ था, उसमें तो डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म ही पूछी गई थी। ठीक है, तो एक नंबर एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर तो आपके यहाँ से अभी पक्के हो गए। दूसरा सवाल जो आज तक एग्जाम में पूछा है वो यही पूछा है कि किसने और कब इसको लॉन्च किया गया था। ओके, एजुकेशन पॉलिसी के इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? कनेक्टिविटी, लो कॉस्ट एंड अफोर्डेबल एक्सेस और हाई क्वालिटी ई कंटेंट। ठीक है, नोट कीजिए इसको। एजुकेशन के हायर एजुकेशन पॉलिसीज के जो 3 प्रिंसिपल्स हैं उन तीनों को ये फॉलो करता है। पहले तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं आपके एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। ये 3 चीजों को ये इनिशिएटिव बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। ठीक है, एक्सेस का मतलब है कि आप कहीं भी बैठे, घर पे बैठे हो, कॉलेज में हो, आप बेस्ट कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी कभी भी वाला कॉन्सेप्ट ये फॉलो करता है। इक्विटी का मतलब है सबको बराबर अधिकार दिया गया है यहाँ पर, चाहे कोई मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी आप किसी भी रीजन से हो, किसी भी कंट्री नहीं, सॉरी, किसी भी स्टेट से हो, आपको इक्वल लेवल का एक्सेस यहाँ पर दिया जाएगा एंड बेस्ट क्वालिटी का भी ये आपको गारंटी इस कोर्स में देते हैं, इस इनिशिएटिव के अंदर देते हैं। ठीक है, एंड जितना भी ई कंटेंट होता है वो बिल्कुल अपडेटेड रहता है इसमें। इस इनिशिएटिव का मेजर ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जो भी ई कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट डोमेन में, वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का हो एंड बिल्कुल अपडेटेड हो, ताकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आके पढ़े वो स्टूडेंट अपडेटेड नॉलेज लेकर जाए, ना कि कुछ गलत सीख कर जाए। तो ई कंटेंट में ई का क्या मतलब होता है, ये मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ, एग्जामिनेशन में बहुत बार भी आया है कि आप जैसे ई कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, आप ई कंटेंट लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, तो इसमें ई का क्या मतलब होता है? हमेशा स्मॉल ई लिखा जाता है, तो ई का मतलब क्या होता है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, फिर हम अगले इनिशिएटिव पर जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, एग्जाम में देखो, ये जो ईमेल मैं अभी एग्जाम्पल दे रही थी ना, ईमेल बहुत बार आया है, एग्जाम में आता है कि आप सभी स्टूडेंट्स ईमेल यूज करते हैं, या एग्जाम्पल दिया जाएगा कि कोई नेहा नाम की लड़की है हमारी क्लास में, उसने हमें ईमेल किया, ऐसे ऐसे बहुत बड़ी स्टेटमेंट लिखी होगी, लास्ट में पूछा होगा कि ईमेल में ई का मतलब क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। वेरी गुड, ठीक है। इसी के साथ फिर अब हमारा दूसरा इनिशिएटिव है जिसका नाम है समवे। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, किसी को पता है? सामने भी लिखी हुई है वैसे तो। देखिए, समवाय इसको बोलते हैं।
समवाय भी बोल सकते हो, समवय भी बोल सकते हो। इसका जनरल मीनिंग बताते हैं, फिर इस इनिशिएटिव पे आएँगे। जनरल अगर आप इंग्लिश की बात करोगे ना, तो समवाय का मतलब होता है एक समूह, एक झुंड, किसी चीज़ का ढेर या किसी चीज़ का ग्रुप, ठीक है? तो ये एक इनिशिएटिव है समवाय, जिसका जिसकी फुल फॉर्म है स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। इसको नोट कर लीजिए एज इट इज। अभी रिसेंटली 2023 में यूजीसी नेट एग्जाम में आई थी, तो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में या आपके सेट एग्जाम में भी जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। अब इसके फुल फॉर्म से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है ये आपके वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। अब वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? आप में से काफी शायद ऐसे होंगे जिनके कोई फैमिली में कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाते होंगे या पढ़ते होंगे, तो उनको वोकेशनल का तो गारंटीड है कि पता ही होगा। अब देखिए, सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था कुछ साल पहले। मैं अभी समवे की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल वोकेशनल का मीनिंग बता रही हूँ। कुछ समय पहले सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था वोकेशनल एजुकेशन का। उसमें क्या था कि जो स्कूल में आपके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, खास तौर पर 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बीच में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब्जेक्ट्स के अलावा आप एक वोकेशनल सब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। वोकेशनल सब्जेक्ट जो है ये कोई भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है? इस सब्जेक्ट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। वेरी गुड, आपने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। वोकेशनल मीन्स कोर्सेज गिविंग एम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, निधि गुप्ता मैम, बहुत सही आपने आंसर दिया है। ठीक है, कि एक ऐसा कोर्स है ये जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट लेने में मदद करेगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी 9th क्लास में हूँ, मुझे पता है कि मुझे नर्सिंग करनी है, मुझे नर्स बनना है। तो मैंने क्या किया, 9th क्लास में वोकेशनल कोर्सेज हमारे स्टार्ट हो गए, हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल की बात कर रही हूँ, ठीक है? स्टार्ट हो गए, तो मैंने क्या कर दिया, 9th क्लास में वोकेशनल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। जैसे कि एक था हेल्थ केयर, एक था हमारे पास कंप्यूटर्स, एक था हमारे पास मैकेनिकल, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। मुझे पता था कि मुझे नर्सिंग करनी है, तो मैंने अपने वोकेशनल सब्जेक्ट में हेल्थ केयर सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया। हेल्थ केयर सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया, तो यहाँ से ही मुझे बेसिक नर्सिंग की चीज़ें सिखा दी जाएँगी कि पट्टी कैसे करनी है, इंजेक्शन कैसे लगाने हैं। ये ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मुझे 9th क्लास से सिखा दी जाएँगी, ताकि जब तक मैं अपनी एक्चुअल नर्सिंग तक पहुँचूँ, मुझे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो और आगे चलकर हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये होता है, ये फ़ायदा होता है वोकेशनल एजुकेशन का। तो आज के समय पे हर स्कूल में बहुत से वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें से समवाय भी एक है। ओके, तो स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ, अ क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज। ठीक है, अब क्रेडिट फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? वोकेशनल कोर्सेज तो हम समझ गए, स्किल बेस्ड भी समझ गए कि आपकी जो स्किल है आप उसके हिसाब से वोकेशनल कोर्स को सेलेक्ट कर रहे हो। क्रेडिट फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि आप लोगों के जैसे मार्क्स फाइनल एग्जाम में जुड़ते हैं, वैसे ही वोकेशनल सब्जेक्ट के मार्क्स भी आपके फाइनल में क्रेडिट किए जाएंगे, उसको जोड़ा जाएगा, और आप जिस भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में पढ़ रहे हो वो चीजें ऐड होगी वहां पर। ठीक है, सो ये है एक क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज। डेवलप किसके द्वारा किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, अब देखिए यहां पर लिखा है अंडर द फ्रेमवर्क स्किल नॉलेज प्रोवाइडर्स और ट्रेनर्स विल बी रजिस्टर्ड अंडर AICTE और अदर ऑथोराइज्ड बॉडीज। अच्छा, इसका मीनिंग बताने से पहले आप लोगों को देखो, अभी तक जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर आ ही रहे हैं, सब लोग वैसे रेगुलर ही हैं। आप लोग ये समझ गए होंगे कि लगभग हर इनिशिएटिव में मैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात कर रही हूँ। अब यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया मैं देती हूँ। कई बार क्या होता है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसका आंसर बिल्कुल नहीं आता।
बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा पा रहे हो कि क्या आंसर होगा, तुक्का मारना है, तो तुक्का ही अगर मारना है तो ऑलवेज ट्राई टू गो विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि मैक्सिमम इनिशिएटिव्स जो हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, वो मैक्सिमम इनिशिएटिव्स को लॉन्च करना या उनको अप्रूवल देना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही रोल होता है। ओके, सो देखिए यहाँ पर लिखा है इस फ्रेमवर्क के अंदर जो स्किल नॉलेज प्रोवाइडर्स होते हैं, अब जो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो एक कुछ नया फ्रेमवर्क लॉन्च कर रही है, इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है और डायरेक्टली सरकारी स्कूल में जो टीचर्स ऑलरेडी हैं, उन टीचर्स को बोल रहे हैं कि आप पढ़ाओ, ऐसा नहीं है। सरकार क्या करती है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कुछ स्टूडेंट्स कुछ कंपनी को हायर करती है पहले तो, ठीक है? कंपनी को हायर करती है, फिर वो कंपनी का काम होता है कि आगे वो स्कूल-स्कूल में, कॉलेज-कॉलेज में जा कर के स्टूडेंट्स को समझाएँ इसके बारे में और वही फिर आगे टीचर्स को हायर करते हैं। तो इसमें ये कहा है कि अंडर द फ्रेमवर्क स्किल नॉलेज प्रोवाइडर्स और ट्रेनर्स विल बी रजिस्टर्ड अंडर एआईसीटीई और अदर ऑथराइज्ड बॉडी। ठीक है? इसमें क्या होता है जो नॉलेज प्रोवाइडर्स हैं, जो वो कंपनी है या जो टीचर्स हैं, जो ट्रेनर्स उसके अंडर काम कर रहे हैं, वो एआईसीटीई के अंडर रजिस्टर होते हैं या फिर जो भी उनकी ऑथराइज्ड बॉडी है उसके अंदर उनको रजिस्टर करना कंपलसरी होता है। अब एआईसीटीई का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है? अब देखो टेक्निकल एजुकेशन जितने भी आपके टेक्निकल कोर्सेज़ हैं जैसे कंप्यूटर साइंस कोर्स मैंने बताया वोकेशनल में, मैकेनिकल कोर्स बताया और भी होंगे मुझे अभी फ़िलहाल इतने का ही पता है, ठीक है? तो ये जितनी भी चीज़ें रहती हैं ना टेक्निकल कोर्सेज़, अगर आप टेक्निकल कोर्स के लिए इस तरीके के एप्लीकेशन में एनरोल होना चाहते हो तो आप एआईसीटीई के अंदर एनरोल होंगे। अगर आप हेल्थ केयर के लिए एनरोल होना चाहते हो तो आप किसी और चीज़ के अंदर एनरोल होंगे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एज बिल्कुल सही निधि गुप्ता मैम, वेरी गुड, बहुत सही जवाब दे रहे हो आप। ठीक है, सो इस तरीके से चीजें रहती हैं, आई होप आप समझ गए हो। ठीक है, अब इनको कब और कैसे किसने लॉन्च किया था? स्मृति ईरानी on November 11, 2014 announced the launch of skill assessment metrics for vocational advancement of youth। अब यहाँ पर देखो आप में से जैसे सब लोग देखो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप लोग भी अगर चाहो कि हम भी किसी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट कॉलेज में वोकेशनल टीचर बनना चाहते हैं, तो आप भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो कि हमें यहाँ पर जॉब करनी है। अब मैं अगर अपने एंड पर आप लोगों को बताऊं तो मैं परमानेंट नहीं बट गेस्ट लेक्चर बेसिस पे इस तरीके की ऐप के साथ, इस तरीके के एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हूँ जहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन के लिए, कंप्यूटर साइंस के वोकेशनल लेक्चर्स के लिए मुझे अपने पूरे सिटी के गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना होता है। तो आप लोग चाहो तो ऐसे कर सकते हो। जैसे कोई नर्सिंग वाले हैं, कोई मेडिकल वाले हैं आपके जानने में, जिनको जॉब नहीं मिल रही, तो वो ऐसी चीज़ों में ट्राई कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल एजुकेशन का ये फ़ायदा होता है, वोकेशनल एजुकेशन का ये फ़ायदा होता है कि अगर लेटेस्ट चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, अपनी फ़ील्ड में आप एक्सपर्ट अगर लगते हो अपने आप को, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसको 2014 में लॉन्च किया गया था स्मृति ईरानी के द्वारा। अब स्मृति ईरानी को तो सब जानते ही होंगे, ठीक है? ये वही स्मृति ईरानी हैं, जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। A credit framework allows lateral and vertical mobility within the vocational education system and between current education system। ठीक है, सो ये वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम और जो अभी लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ये उन दोनों को क्या करता है, एक साथ लेकर चलता है और इनके क्रेडिट्स को इजीली स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाता है। ओके, इसमें देखिए क्या होता है, ये स्टेट वाइज होता है। ठीक है? ये वाला जो है ये स्टेट वाइज़ चीज़ें जहाँ तक मतलब पर्सनली जो मैं कह रही हूँ कि मैं काम करती हूँ, तो उस लेवल पर तो ये स्टेट वाइज़ ही मुझे पता है। इसमें क्या होता है देखिए, मान लीजिए कि जैसे मैं 9th क्लास में कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो
जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल हुए हैं, मेरे वोकेशनल क्लासेस में एनरोल हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल अप्रोच से ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ना कि थियोरेटिकल अप्रोच से। क्योंकि जैसे अभी आप लोगों ने चैट बॉक्स में भी देखा होगा, निधि गुप्ता मैम ने कमेंट किया था कि एम्प्लॉयमेंट देता है, तो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी से नहीं आती, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा आती है ना? तभी हम समझ पाते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से फील्ड में काम होता है। तो वोकेशनल में प्रैक्टिकली चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं। उसके बाद जब उनका टेस्ट होता है, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उनका वोकेशनल कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को अपने क्रेडिट्स इंस्टीट्यूट को सबमिट करवा दिए जाते हैं और फिर स्टूडेंट्स को एक अलग से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है कि हाँ, आपने 9th से 12th क्लास के बीच में इस पर्टिकुलर डोमेन में वोकेशनल कोर्स किया है, तो डायरेक्टली उसके बेस पर भी वो स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं। ठीक है? तो ये है समवे का एक बेनिफिट। ओके? ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। इसकी इम्पोर्टेंट चीजें यही है, एक इसकी फुल फॉर्म आएगी, दूसरा आएगा कि इसको कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2014 11th नवंबर को लॉन्च किया गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन इसके पीछे है जिन्होंने इसको लॉन्च किया था, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर है आई होप सभी को। इसी के साथ फिर अगला हमारा टॉपिक आ जाता है कैंपस कनेक्ट। कैंपस कनेक्ट, इसके नाम से पता चल रहा होगा कैंपस कनेक्ट क्या करता है। देखिए, द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कैंपस कनेक्ट था, इसके बाद हम ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं, ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं ये आपके एनएमईआईसीटी के अंदर आते हैं। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है। सो कैंपस कनेक्ट क्या है, द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी स्कीम एम्स टू लेवरेज द पोटेंशियल ऑफ आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। ये तो हमने पढ़ा था अभी, है ना, कि ये इनिशिएटिव बनाया गया है ताकि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेसेस को आसान बनाया जाए और आईसीटी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना इन सबको सिखाया जाए। नो, आप जो पूछ रहे हो कि समवाय जो है वो सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज के लिए है, तो इसका आंसर है नहीं, इसमें टेक्निकल के अलावा भी कोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैकेनिकल का है, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ केयर है, तो हेल्थ केयर आपका मेडिकल फील्ड में आ गया, ठीक है। बहुत से स्कूल्स ऐसे भी मुझे पता है जो कि होम साइंस भी सिखाते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल के अलावा भी बहुत से कोर्सेज हैं, वो हर साल नए-नए ऐड होते रहते हैं, आपको इज़िली अवेलेबल हो जाएँगी ये चीज़ें इंटरनेट पे, ठीक है, कि एग्ज़ैक्ट कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सो कैंपस कनेक्ट क्या करता है, ये एनएमईआईसीटी के अंदर काम करता है। जितने भी कैंपसेस हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कैंपसेस हैं, ठीक है, उन कैंपस को क्या करता है, ये कनेक्ट करने में मदद करता है। कनेक्ट इन द सेंस कि नेटवर्क के थ्रू जोड़ देता है। कोई भी इनिशिएटिव या कुछ भी चीज़ें अगर आप लोगों को इस तरीके से पढ़नी है, लेनी है एक कैंपस से दूसरे में, एक चीज़ से दूसरे में, तो कैंपस कनेक्ट नाम का एक एप्लीकेशन है, वो आप लोगों को मदद कर सकता है, ठीक है? कैंपस कनेक्ट एक ऐसा टॉपिक है, अभी तक जहाँ तक मुझे पता है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आए नहीं हैं, फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत इसको देख सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली बनाया गया है स्किल गैप्स को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, एकेडमिक स्किल गैप्स को रिड्यूस करने के लिए इस इनिशिएटिव को बनाया गया था। अगला इनिशिएटिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया, ये इनका एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है, वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया से
कहीं से भी आप इस लाइब्रेरी का बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है। अब देखिए कोई भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीबीएसई एग्जाम है, आईआईटी, जेईई, नीट, ठीक है, जैम है, गेट है, यूजीसी नेट है। यूजीसी नेट के साथ-साथ आप अपने आप इसमें सेट भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है, ठीक है, कोई बुक चाहिए, ई-बुक चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में मिल जाएगी। करियर डेवलपमेंट और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कुछ ई कंटेंट अगर आपको चाहिए वो भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? टेस्ट प्रिपरेशन के अलावा देखो ये आपको स्कूल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, साइंस फील्ड में ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, लॉ एंड मैनेजमेंट ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से फील्ड्स हैं। ओके, तो सर आप मुझसे लॉ सब्जेक्ट का पूछ रहे हो, एक्चुअली मुझे क्लियर आइडिया नहीं है। ठीक है, मुझे क्लियर आइडिया नहीं है कि लॉ सब्जेक्ट सम वे में अवेलेबल है या नहीं। सम वे में तो होगा, मतलब आपके स्टेट में वो चीज़ है या नहीं, वो आपको पता खुद से करवाना पड़ेगा। ओके, सो देखिए नेटवर्क इश्यू तो मेरे एंड पर नहीं है। ओके, सो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी एट होम, ये सारे सब्जेक्ट्स के कंटेंट आपको मिल जाएँगे। अगला है रिसर्च रिपोजिटरी, स्कॉलर्स के जो पब्लिकेशंस हैं, डेटा सेट्स हैं, डॉक्यूमेंट वीडियोस हैं, आइडियाज़, फंडिंग्स हैं, चैलेंजेस हैं, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगी जिसका नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ओके, इसको एनडीएल एग्जाम में एनडीएलआई नहीं लिखा होता, एनडीएल लिखा होता है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिजिटल नॉलेज सोर्सेज प्रोवाइड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया यूजीसी नेट और सेट की आप तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को इससे रिलेटेड देखिए, खुद जाकर देखिए कि क्या-क्या कंटेंट मिलता है, कैसे-कैसे टेस्ट मिलते हैं, तो बहुत आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है? ये 2020 सॉरी ये आप लोगों का स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था एंड इसको डेवलप किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने, आईआईटी खड़गपुर ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को डेवलप किया था। सो यही वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं इसमें से। देखो इसमें अभी तक 2023 का डेटा है जो मैं शेयर कर रही हूँ। 2023 तक इसमें ये बोला गया था कि 3 करोड़ डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल थे। अभी तो वो और बढ़ चुके होंगे। आपको कोई भी रिसोर्स चाहिए, आपको टेस्ट चाहिए अपने पेपर से रिलेटेड, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, सिंपल टेस्ट चाहिए या फिर आपको नोट्स चाहिए, आपको ई कंटेंट चाहिए, ये सब चीज़ें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर आप लोगों को ईज़िली अवेलेबल होती हैं। ठीक है? मोर देन 50 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड विद दिस प्लेटफॉर्म। अभी 8-10 और रजिस्टर हो जाएँगे इस क्लास के बाद, जो कि मैं चाहती हूँ आप लोग रजिस्टर हों, ठीक है? एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा टाइम लगाकर, बहुत हेल्पफुल है ये। द मोबाइल ऐप ऑफ एनडीएल हेल्प्स यूज़र टू एक्सेस रिसोर्सेज़ विद ईज़। ईज़िली आप कोई भी रिसोर्स, कोई भी बुक जो आपको शायद ऐसे ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, वो आपको इस लाइब्रेरी में मिल जाएगी। कंटेंट कवर्स ऑल द मेजर डोमेन्स ऑफ नॉलेज, ठीक है? ऑल डोमेन्स को कवर किया गया है, हर सब्जेक्ट, हर फील्ड, हर एक चीज़ को यहाँ पर कंसिडर किया गया है। इट इज़ अ 24/7 अम्ब्रेला डिजिटल लाइब्रेरी। 24/7 इसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप चाहे रात को 2 बजे लॉगिन करो, 2 बजे जाकर यहाँ पर बुक्स ढूँढो, आपको सब कुछ कभी भी, किसी भी वक़्त मिल जाएगा। ठीक है? सो इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर एंड अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा, ठीक है? जो-जो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में इस ऐप को यूज़ करने के बाद उसका फीडबैक बताना, कोई भी परेशानी आएगी तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ। अगला है यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू मेक अवेलेबल टू द लर्नर्स कम्युनिटी लर्निंग रिसोर्सेज थ्रू अ सिंगल विंडो, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो देखो ये भी एक एनएमईआईसीटी का ही इनिशिएटिव लिया गया है, उसी के अंडर ये भी काम करता है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको हैंडल किया जाता है, फंडिंग दी जाती है एंड आईआईटी खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर ने इसको डेवलप किया है।
अगला इनिशिएटिव है प्रगति। सो स्कॉलरशिप्स फॉर गर्ल चाइल्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो जो भी गर्ल चाइल्ड है उनको अगर टेक्निकल एजुकेशन लेनी है तो उसके लिए ये प्रगति नाम की स्कॉलरशिप है। एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कॉलरशिप स्पेशली मेड फॉर गर्ल चाइल्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो आंसर होना चाहिए प्रगति। ओके, प्रगति एम्स एट प्रोवाइडिंग encouragement and support to girl child to pursue technical education। ओके, सो जो भी टेक्निकल एजुकेशन लड़कियां लेना चाहती हैं तो उसमें बस एनरोल हो सकती हैं और उनको सरकार जो है वो सहायता करती है। ये इनिशिएटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे आपके भाई बहन पड़ोसी हैं तो उनको भी ये जरूर बताइएगा कि टेक्निकल कोर्सेज करने हैं तो इस तरीके की ऐप है, उस पर जाकर रजिस्टर करके ट्राई जरूर कर सकते हो। अगला है CIHEC, जिसकी फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर इंडस्ट्री हायर एजुकेशन कॉर्पोरेशन। दिस रिलेट्स टू क्रिएटिंग लिंकेजेस बिटवीन इंडस्ट्री एंड अकेडमिया। एक्चुअल में कंपनीज में कैसा काम होता है और अकेडमिक्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, उन दोनों के बीच में लिंक करने के लिए, उन दोनों के बीच में जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप होता है वो बताने के लिए हमें क्या करता है, वो बताने के लिए एक एप्लीकेशन यूज किया गया है जिसका नाम है काउंसिल फॉर इंडस्ट्री हायर एजुकेशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, ठीक है। सो देखो ये वाला जो आप मुझे पूछ रहे हो कि प्रगति की फुल फॉर्म क्या है। सो इस वाले स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए प्रगति की कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये अपने आप में सिर्फ एक नाम है। लेकिन अगर आप लोग इंटरनेट पे सर्च करोगे ना कभी भी तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंटरनेट पे प्रगति नाम के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली ये प्रगति ऐसे लिखा जाता तो आपको फुल फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है ना। प्रगति क्योंकि इस तरीके से लिखा गया है तो आपको लगा कि फुल फॉर्म होगी, बट नहीं है। गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सी फुल फॉर्म्स मिल जाएंगी, बट वो इस स्कॉलरशिप या इस इनिशिएटिव से रिलेटेड नहीं है। वो कुछ और प्रगति है जिसका अलग ही कुछ मतलब काम होता है। ठीक है, इस प्रगति में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि गर्ल्स के टेक्निकल एजुकेशन के लिए ये इनिशिएटिव बनाया गया है। सो हम काउंसिल फॉर इंडस्ट्री हायर एजुकेशन कॉर्पोरेशन की बात कर रहे थे। कई बार देखिए क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि हमें तो देखो कॉलेज में कुछ और पढ़ाया था, जब हम एक्चुअल में जॉब करने गए तो वहां पर तो कुछ और ही चीजें काम आ रही थी। बहुत लोगों से आपने ये सुना होगा कि हमने पढ़ाई, अब बैंकिंग का कोई एग्जाम देता है तो बैंकिंग के एग्जाम में वो पढ़ता कुछ और है और एक्चुअल में जॉब कुछ और होती है। ट्रेनिंग का पीरियड में असली चीजें सिखाई जाती हैं। तो ऐसी चीजों को हटाने के लिए काउंसिल फॉर इंडस्ट्री हायर एजुकेशन कॉर्पोरेशन बनाया गया है, जो कि एक लिंक क्रिएट करता है कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में कैसा काम होता है और शिक्षा जगत में, उद्योग और शिक्षा जगत में कैसा पढ़ाया जाता है, कैसा काम होता है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे, ये इस इनिशिएटिव के अंदर बताया जाता है। A nodal agency potentially called the Council of Industry and Higher Education Collaboration would be established to promote and facilitate industry higher education collaboration। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि इंडस्ट्रीज और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कैसे एक साथ मिलकर काम करना चाहिए कि बच्चों को वही चीजें वैसे तरीके से सिखाई जाएं जैसे एक्चुअल में फील्ड में यूज होती हैं। अगला है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी NAD। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, NAD नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। इसमें से बहुत बार यूजीसी नेट और सेट एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप लोग देखिए। इट इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड एन ऑनलाइन स्टोर हाउस फॉर ऑल अकेडमिक अवार्ड्स। ठीक है, आपके ऑनलाइन जितने भी ऑनलाइन अकेडमिक अवार्ड्स हैं उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है। नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी में उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। इतना
इतनी सी स्टेटमेंट है जो बार-बार एग्ज़ाम में आती है और अपकमिंग एग्ज़ाम में भी ज़रूर हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं। इट इज़ अ 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स। जैसे कि आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, आपके डिप्लोमास हैं, डिग्रीज हैं, मार्कशीट्स हैं, वो सारी आपको नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में मिल जाएंगी। ठीक है। कई बार होता है ना, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, किसी के जल जाते हैं, किसी के चोरी हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में जाकर, ऑनलाइन स्टोर हाउस ये है जहां पर आपके सारे के सारे एकेडमिक अवार्ड्स अवेलेबल होंगे। आपकी डिग्री, डिप्लोमा, कोर्स सर्टिफिकेट, जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पर स्टोर हो सकती है। ओके। अगला है फॉसी। फॉसी में से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। फुल फॉर्म ही पूछी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। अब होमवर्क दे दिया मैंने कि बताइए ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? ठीक है। सो ये क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री फॉर ऑल, जिसका कोड, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोड, जिसका एक्सेस सबके लिए बिल्कुल फ्री हो, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। आईसीटी यूनिट में ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है एमसीक्यूज में। ठीक है। और वैसे भी नेक्स्ट वीक से स्टूडेंट्स, ये एक चीज अपडेट करना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीक से लाइव क्लासेस में हम आईसीटी यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो उसमें हम डिटेल में जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके। सो ये है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। It is a project promoting the use of open source software in educational institutions available for everyone। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको डेवलप किया गया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है, शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। आपको ट्यूटोरियल्स, जैसे कि स्पोकन ट्यूटोरियल्स है, यानी कि वीडियोस ऑडियोज आपने देखने हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, टेक्स्ट बुक कंपेनियंस हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, इंटर्नशिप, ये सारी चीजें आपको फॉसी प्रोवाइड करवाता है। तो आज मैंने जो इनिशिएटिव्स बताए हैं वो सब आप नोट कर लीजिए। संडे को बस आपने बैठकर 30-30 मिनट्स ही, चाहे ज्यादा नहीं, हर एक इसको डाउनलोड करके इस पे ट्राई जरूर करना है। आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है। अगला है वर्चुअल लैब। वर्चुअल का मतलब होता है दैट इज नॉट रियल। रियल जैसा फील रहता है बट रियल नहीं होता। वैसे ही वर्चुअल लैब है, ऑनलाइन लैब होती है ये, जिसमें कि 225 लैब्स अभी तक हो चुकी हैं इसमें। ठीक है। इसमें देखो क्या क्या है। फुली इंटरेक्टिव लैब्स है with simulated environments to perform experiments, collect data, answer the questions to evaluate the understanding of knowledge acquired in order to achieve the objectives of modern education। आपके मन में कोई भी सवाल है, उसका आंसर चाहिए। ठीक है। किसी सवाल में अब कई कुछ क्वेश्चन है, आपको उसका बेस्ट आंसर नहीं मिल रहा, वर्चुअल लैब में ट्राई कर सकते हो। ठीक है। आपने मान लीजिए एस्से एक लिख दिया, आपको देखना है कि उस एस्से का या उस एप्लीकेशन का कितना आपका पॉइंट उसमें सही है, तो उसको भी इवैल्यूएट करके आपको ये दे सकता है वर्चुअल लैब। ओके। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ समवाय? समवय या फिर समवाय? इसका बताइए आंसर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही है?